बीए फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर आज हम विचार करेंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत एक प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है। हिंदी की डिंगल भाषा में रचित यह सर्वाधिक विवादास्पद विचारों में से आज है। पहले इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य में बहुत अधिक आदर सम्मान था। कर्नल टार्ड ने इसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर के इसके 30,000 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी करवाया था और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी से इसका प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया था। डॉक्टर वूलर को 1875 में जयानक रचित पृथ्वीराज विजय नामक एक संस्कृत ग्रंथ प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लिखित घटनाएं, विचार, तिथियां, संवत, पात्र आदि इतिहास के अधिक समीप थे, अधिक प्रामाणिक थे, जिससे इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर संदेह हो जाता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर हिंदी साहित्य में कई वर्ग बन गए हैं। कुछ इसको प्रामाणिक मानते हैं, कुछ इसको अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। कुछ कहते हैं कि जो वर्तमान रूप इसका है वो आज जो मौलिक रूप से लिखा गया था वो प्राप्त नहीं है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक भी कहते हैं कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दरबार में ही नहीं था। ये यदि कोई होता तो जयानक रचित पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में कहीं न कहीं उल्लेख होता। विद्वानों के द्वारा जो विभिन्न मत इसमें प्रस्तुत किए गए हैं और जो विभिन्न वर्ग हैं उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। इसमें 4 वर्ग बन गए हैं। प्रथम वर्ग रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानता है और इस पक्ष के समर्थक हैं कविराज श्यामल दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुंशी देवी प्रसाद और कविराज मुरारीदीन, गौरीशंकर, हीराशंकर ओझा आदि इसको सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे जाली ग्रंथ भी कहा है। द्वितीय वर्ग है जो रासो के वर्तमान रूप को प्रामाणिक और चंद को पृथ्वीराज रासो का समकालीन मानता है, उनका सखा और राजकवि मानता है। इस वर्ग के समर्थक हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास हैं। तीसरा वर्ग है वो इसको मानता है कि पृथ्वीराज के दरबार में चंद नामक कवि था। जो उसने ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो वो आज प्राप्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वरन अपने एक विकृत और परिवर्तित रूप में प्राप्त है। क्योंकि इसमें जैसे जैसे कवि आते गए अपनी घटनाओं को इसमें जोड़ते गए और इसका आकार है वो परिवर्तित होता गया। जो आज इसका उपलब्ध रूप है उसमें 59 सर्ग या समय तथा लगभग 2500 पृष्ठों में ये एक विशाल ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। विद्वानों का एक तीसरा वर्ग है जो इसे प्रामाणिक मानता है और उस वर्ग में डॉक्टर दशरथ शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगरचंद नाटा आदि हैं। एक और वर्ग है जो कहते हैं कि पृथ्वीराज चंद का समकालीन तो था, लेकिन उसने इस ग्रंथ की रचना प्रबंध काव्य के रूप में नहीं की। अब बात यह है कि ये ग्रंथ प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, ये बहुत ही विवाद का विषय है, लेकिन इसके काव्य सौंदर्य से इनकार नहीं किया जा सकता। जो विद्वान इसको अप्रामाणिक मानते हैं वो क्या तर्क देते हैं उन पर हम तनिक विचार करते हैं। पृथ्वीराज रासो एक अप्रामाणिक ग्रंथ है। इसके लिए कहा जाता है कि इसमें जो घटनाएं दी गई हैं, संवत दिए गए हैं, वो इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। पृथ्वीराज का संयोगिता से विवाह, उसका गोद चले जाना और दिल्ली का शासक बनना आदि घटनाएं इसमें मेल नहीं खाती हैं। अनंगपाल, पृथ्वीराज और बीसलदेव रासो के जो राज्यों के संदर्भ दिए गए हैं वो भी प्राय ऐतिहासिक संदर्भों से मेल नहीं खाते हैं। पृथ्वीराज रासो की बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह से होना भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। रासो में दी गई तिथियां भी अशुद्ध हैं। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से लगभग 90 या 100 वर्षों का अंतर प्राप्त होता है। इन अनेक कारणों के कारण इसको एक अप्रामाणिक ग्रंथ बना दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी है जो इसके सौंदर्य पर मुग्ध हैं और वो इसके पक्ष में तर्क रखते हैं कि रासो सर्वथा जालीय अप्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका जो मूल रूप है वो प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर इसकी कुछ लघुतम प्रतियां भी मिली हैं जिनमें ऐतिहासिक अशुद्धियां नहीं हैं।
और जो इसमें 90 या 100 वर्षों की घटनाओं का अंतर दिखाई पड़ता है, उसके लिए एक मत रखा जाता है कि जो एक अनंत या आनंद संवत की कल्पना की गई है, उस संवत को लेकर के यदि इसकी तथ्यों की और तिथियों की गणना की जाती है, वो गणना शुद्ध सिद्ध होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी की संयुक्त अक्षरामयी अनुस्वार युक्त प्रवृत्ति की भाषा मिलती है, और उस समय यहाँ पर अरबी भाषा का प्रयोग कुछ होने लगा था मुसलमानों के आने के पश्चात। यदि अरबी के कुछ शब्द इस ग्रंथ में दिखाई देते हैं तो उसके आधार पर इसको अप्रमाणिक स्वीकार नहीं किया जा सकता। रासो इतिहास ग्रंथ में होकर के काव्य रचना है। इतिहास जैसे तथ्यों की और सत्यों की इसमें अपेक्षा नहीं की जाती है। कवि कल्पनाजीवी है और अपने कल्पना के आधार पर उसमें वर्णन करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक यह भी मत है कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद से जिन प्रसंगों में मिलती है, वो प्रसंग इसके सर्वथा प्रमाणिक हैं। मूल सर्गों में जहाँ ये शैली नहीं मिलती है, वो प्रक्षिप्त हैं या बाद में जोड़े गए हैं। वस्तुतः रासो सर्वथा अप्रमाणिक नहीं है। प्रक्षिप्त अंश तो हमें रामचरितमानस में सूर के पदों में, मीरा के पदों में मिलता है। ये दुर्भाग्य कि हिंदी की जो मध्यकालीन काव्य या प्राचीन काव्य है, उसमें जहाँ जिसको लगा उस महान कवि के नाम की अपनी रचनाओं को भी जोड़ दिया गया है। वो परिवर्तित हो गई हैं और अपने मूल रूप में किंचित लुप्त सी भी हो गई हैं। लेकिन इन आधारों पर हम उन रचनाओं के सौंदर्य को नहीं छोड़ सकते। यदि ऐसा करते जाएंगे तो हिंदी साहित्य रिक्त होता जाएगा। तो पृथ्वीराज रासो की एक विशिष्ट महत्व है। इसमें कुछ घटनाएं असत्य भी हैं या कपोल कल्पना की आधारित हैं, तो भी इसके सौंदर्य से इनकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।